गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ओके, आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक जो एमएससी प्रीवियस जूलॉजी के स्टूडेंट हैं और जो बीएससी पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं, उन दोनों का एक कॉमन टॉपिक है और टॉपिक का नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। शॉर्ट में हम इसे JGA जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस के नाम से जानते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या है और ये एपरेटस बेसिकली 2 इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। नंबर 1 कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में डिस्कशन किया था। तो जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है नेफ्रॉन में, इसका जो फर्स्ट फंक्शन है वो GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है उसके ऑटो रेगुलेशन का है कि जब कभी GFR नॉर्मल वैल्यू से डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, तो ये JGA इसे दोबारा अपनी नॉर्मल वैल्यू तक ले आता है। जो सेकंड इम्पोर्टेंट फंक्शन JGA करता है वो है ब्लड प्रेशर BP जब कभी नॉर्मल वैल्यू से डाउन डिक्रीज हो जाता है तो ये एपरेटस उस ब्लड प्रेशर को दोबारा अपनी नॉर्मल वैल्यू तक लेकर आता है। तो बेसिकली आज हम ये 2 इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस के वो डिस्कस करेंगे और उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है उसके कंपोनेंट क्या क्या हैं और वो किस तरह अपने ये 2 फंक्शंस परफॉर्म करता है। फर्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कशन किया है कि हमारी बॉडी में जो नेफ्रॉन है ये नेफ्रॉन 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट टाइप के जो नेफ्रॉन हैं उनका नाम है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जो सेकंड टाइप है नेफ्रॉन का उनका नाम है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। हमारी किडनी के अंदर ये दोनों ही टाइप के नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन भी और जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। तो इस फर्स्ट पीपीटी में हम एक डिस्कशन करेंगे कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन एक दूसरे से किस प्रकार अलग हैं। तो अगर हम किडनी की एनाटॉमी देखते हैं तो किडनी में अप्रॉक्सीमेटली 80% के आसपास जो नेफ्रॉन है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। किडनी में केवल 20 से 25% ही जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो एक तो इनके नंबर में डिफरेंसेस हो गए। नंबर 2, कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होंगे उनमें जो ग्लोमेरुलस है वो ग्लोमेरुलस किडनी के कॉर्टेक्स रीजन तक ही लोकेटेड है, यानी अपर पार्ट में है, ज़्यादा डीप नहीं गया है। लेकिन जो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन है उनके ग्लोमेरुलस कॉर्टेक्स और मेड्यूला के ट्रांजिशन जंक्शन बाउंड्री पर चले गए, यानी थोड़े डीप है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनले कम गहरे हैं, शॉर्ट हैं, इस कारण वो मेड्यूला के इनर पार्ट तक
नहीं पहुँचे हैं, जबकि जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन के लूप ऑफ वेनले बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, इसलिए वो मेड्यूला के इनर पोर्शन तक चले गए हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में जेजीए नहीं है। अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे क्या है ये। तो जो जेजीए हमारा जो टॉपिक है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, इट इज़ बेसिकली रिलेटेड विथ जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। और लास्ट कॉर्टिकल नेफ्रॉन नॉर्मल कंडीशन में वर्क करते हैं, जबकि जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन स्ट्रेस की, तनाव की स्थितियाँ होती हैं उस समय हमारी बॉडी में वर्क करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा डिस्कशन है कि जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस हैं उसके कंपोनेंट क्या हैं और वो किस प्रकार अपना काम करता है। तो मैंने एक डायग्राम से यहाँ रिप्रेजेंट किया है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस को। सिंपली समझना है कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस में ये 3 डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं। मैंने रेड कलर से इनको अलग से रिप्रेजेंट किया है। फर्स्ट टाइप की जो सेल है उनका नाम है मैक्यूला डेंसा सेल। सेकंड टाइप की जो सेल है वो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल है, और जो थर्ड टाइप की सेल है वो है लेसिस सेल। तो इन 3 टाइप्स की सेल ने मिलकर ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बनाया है। तो दीज आर द 3 कंपोनेंट ऑफ जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। इस डायग्राम में शो करते हैं ये सेल्स कहाँ पर है और ये किससे डिराइव हुई है, ये किसका व्युत्पन्न है। नंबर 1, यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है कि ये जो पोर्शन हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये नेफ्रॉन के बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को रिप्रेजेंट करता हुआ एक पोर्शन हमने बनाया है। तो इस डायग्राम को हम देखते हैं। इस डायग्राम में हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। नंबर 1, जो फर्स्ट टाइप की सेल हमें यहाँ पर दिखाई देती है, ये मैंने मार्क किया है कुछ पोर्शंस को। ये ग्लोमेरुलस का पोर्शन है, ये ARA है, एफेरेंट रीनल आर्टेरियोल, जिससे होकर ब्लड एंटर हो रहा है। ये ERA है, जिससे होकर ब्लड बाहर निकल जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक पोर्शन हमने एडिशनल बनाया है जिसको मैंने अभी मार्क किया, इस पोर्शन को। ये एक्चुअल में DCT को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेफ्रॉन में डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल वाला जो पार्ट है, ये पोर्शन उसको रिप्रेजेंट करता है। अब जो JGA बना है ये एक्चुअल में तो JGA जो बना हुआ है ये एक्चुअल में DCT और एफेरेंट रीनल आर्टेरियोल का एक संबंध, एक रिलेशन है कि इन दोनों ने आपस में एक संबंध बनाया है। ओके, तो इस JGA में एक पार्ट ARA का है और एक पार्ट DCT का है। तो ARA DCT के साथ एक क्लोज कनेक्शन बनाती है और उसी क्लोज कनेक्शन को JGA कहा गया है। अब इसमें कौन सी सेल्स हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। नंबर 1, कि जो DCT का पार्ट है इस एपरेटस का, इस कनेक्शन वाले पार्ट की DCT की सेल्स कॉलमनर टाइप की होती है। ये यहाँ पर दिख रही होगी आपको। तो जो कॉलमनर्स हैं, इन कॉलमनर सेल्स को तो ये जो कॉलमनर सेल्स हैं यहाँ की, इस DCT की, दे आर कॉल्ड मैक्यूला डेंसा सेल्स। ये इस एपरेटस की फर्स्ट टाइप की सेल्स हैं। तो ये मैक्यूला डेंसा है, वो DCT की मॉडिफाइड कॉलमनर सेल्स हैं। ये जो मैक्यूला डेंसा सेल्स हैं
दे आर कीमो रिसेप्टर इन नेचर, और जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जीएफ यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से निकलेगा, ये उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करने का काम करती है। ओके, नंबर 2, इस एपरेटस में जो सेकंड टाइप की सेल्स हैं ये यहाँ पर मेंशन की गई हैं। ये एक्चुअल में एफेरेंट रीनल आर्टेरियोल जो हैं उसकी स्मूथ मसल्स हैं और वो मॉडिफाई हो गई, और इन मॉडिफाइड स्मूथ मसल्स को नाम दिया गया जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। ये इस एपरेटस की सेकंड टाइप की सेल्स है। पहली मैक्यूला डेंसा जो डीसीटी से कॉलमनर सेल्स हैं, दूसरी जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल जो ARA जो है एफेरेंट रीनल आर्टेरियोल जो है उसकी स्मूथ मसल्स है जो मॉडिफाई हो गई हैं। ये सीक्रेटरी नेचर की हैं और इन सेल्स के अंदर एक रेनिन जो है वो स्टोर रहता है, या रेनिन का एक प्रीकर्सर है वो स्टोर रहता है। तो ये सीक्रेटरी नेचर की सेल्स हैं। थर्ड टाइप की सेल्स जो है यहाँ पर वो है लेसिस सेल। ये बीच में हमने बनाई है, यहाँ पर एक सर्कल से मैंने रिप्रेजेंट किया है, जो इस DCT AR और ERA के बीच में है। इन लेसिस सेल का क्या फंक्शन है अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मोटे रूप में ब्रॉडली हम कहें तो जक्स्टाग्लोमेरुलर जो एपरेटस है इसके 3 कंपोनेंट है। फर्स्ट मैक्यूला डेंसा सेल्स, सेकंड जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल और थर्ड लेसिस सेल। और ये तीनों ही सेल्स पोजीशन में अलग अलग है और इनके काम भी अलग है। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे कि ये सिस्टम जो ये जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस है वो अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है, बीपी का रेगुलेशन कैसे करेगा, जीएफआर का ऑटो रेगुलेशन ये कैसे करेगा। 2 इसके इंपॉर्टेंट काम हैं। ओके, नंबर 1, इस पीपीटी में मैंने लिखा है कि जैसे ही बॉडी के अंदर आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज होता है, प्रेशर कम होने लग गया, तो रेनिन रिलीज किया जाता है। रेनिन कौन रिलीज करेगी? तो पहले वाली स्लाइड में आप देख सकते हो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल रेनिन को रिलीज करती है। लेकिन वो कब करेगी? कि जब जीएफ डीसीटी तक पहुंचेगा लूप ऑफ हेनले से होते हुए, तो उस समय क्या होगा कि डीसीटी की मैक्यूला डेंसा सेल ये मॉनिटरिंग करेगी कि जो जीएफ है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसमें सोडियम क्लोराइड इनकी कमी हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है, और जीएफ का वॉल्यूम घट गया है। जब जीएफ का वॉल्यूम कम हुआ, जितना बनना चाहिए उतना जा नहीं रहा है, तो मैक्यूला डेंसा सेल जो डीसीटी से मॉडिफाई होकर बनी है वो सेल्स कीमो रिसेप्टर है, वो इस मॉनिटरिंग करेगी इस बात की कि जो जीएफ वहाँ से निकल रहा है उसका वॉल्यूम नॉर्मल है, कम है। तो जब कम हुआ तो मैक्यूला डेंसा सेल ने इस चीज़ को नोट किया, और उस समय जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल है उन्होंने अपना जो प्रो रेनिन है, जो एक प्रीकर्सर है रेनिन का, उसे इन्होंने रिलीज़ किया। रिलीज़ होने के बाद ये रेनिन एक एंजाइम की तरह काम करेगी, और प्लाज्मा में एक प्रोटीन है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। तो ये प्लाज्मा में ऑलरेडी प्रेजेंट एक प्रोटीन है एंजियोटेंसिनोजन। रेनिन के लिए ये सबस्ट्रेट का काम करती है। रेनिन एक एंजाइम की तरह काम करेगी। इस एंजियोटेंसिनोजन जो प्लाज्मा की एक प्रोटीन है उसे चेंज कर देगी एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। एंजियोटेंसिन फर्स्ट एक पेप्टाइड है जिसमें केवल 10 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इतना समझ में आया कि जीएफ का वॉल्यूम कम हुआ, तो इसे मैक्यूला डेंसा सेल ने मॉनिटर किया। इस रिस्पॉन्स से जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल ने रेनिन रिलीज किया। रेनिन
इनएक्टिव फॉर्म में इन सेल्स में स्टोर रहता है। रेनिन एक एंजाइम का काम करेगा, प्लाज्मा की एक प्रोटीन है एंजियोटेंसिनोजन, उसे कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। 10 एमिनो एसिड का एक पेप्टाइड है ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट हमारे लंग्स के अंदर एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, शॉर्ट में इसे हम ACE के नाम से जानते हैं। तो ये ACE क्या करेगा, इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल देगा। सेकंड भी कोई नई बात नहीं है, ये 8 एमिनो एसिड का एक पेप्टाइड है। तो फर्स्ट जो था उसमें 10 एमिनो एसिड थे, जो सेकंड है उसमें 8 एमिनो एसिड का पेप्टाइड है। एंजियोटेंसिन सेकंड है वो एक पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर है, यानी ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। तो जब ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा नॉर्मली आर्टरी को, तो जो ब्लड प्रेशर कम हुआ था वो दोबारा अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। एक काम तो ये किया इसने। सेकंड एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करेगा कि जो सॉल्ट और वाटर है उसके रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। तो इसके लिए एंजियोटेंसिन क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड जो है हमारी बॉडी के अंदर वो एक हार्मोन सिक्रीट करती है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन DCT में सॉल्ट के रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर ये जो पूरा काम हो रहा है इसमें R मतलब रेनिन ने काम किया, A का मतलब एंजियोटेंसिनोजन अपना काम कर रहा है, A हो गया। नेक्स्ट A है वो एल्डोस्टेरॉन को रिप्रेजेंट करता है, रेस्ट का मतलब है सिस्टम। तो इस प्रकार जो ये काम किया बीपी रेगुलेशन का जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस ने, इसने अपना काम जिस सिस्टम के द्वारा किया उसे रास रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम कहा जाता है। और इस प्रकार ये अपना काम परफॉर्म करता है और बीपी का रेगुलेशन करेगा। और जो GF कम हुआ है, जो उसका फ्लो कम हुआ, क्योंकि जैसे ही वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा आर्टरी का प्रेशर बढ़ेगा, तो हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में डिस्कस किया था कि GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिपेंड करती है NFP के ऊपर, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के ऊपर, जिसे हम अफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर भी कहते हैं। और हमने नोटिस किया था, उस दिन कैलकुलेट किया था कि NFP 3 डिफरेंट प्रेशर पर डिपेंड करता है, जिसमें एक ही पॉजिटिव प्रेशर था जिसका नाम था GBHP ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो जब एंजियोटेंसिन सेकंड बनेगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो GBHP की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जब ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा तो नो डाउट NFP बढ़ेगा और GFR जो कम हुआ था वो वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा।